हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट नियम को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये हर नियम तीन मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, फैराडे का नियम और कार्ल-राउस का नियम करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट ही होते हैं। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। हम यहाँ पे लिखते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, राउल्ट का नियम क्या बोलता था। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समानुपाती किसके है, विलय के मोल अंश के। तो देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये क्या होता है, ये होता है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और देखिए बात आती है विलय के मोल अंश की, यानी कि विलय के मोल प्रभाज की। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, विलय के मोल प्रभाज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आएगा स्मॉल n। अगर हमसे बोलता विलायक के मोल अंश, तो फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ ऊपर आता है कैपिटल N। तो देखिए इसलिए यहाँ पे हमसे विलय के मोल अंश पूछा है, तो इसलिए स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो देखिए ये हमसे बोला गया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा राउल्ट के नियम का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे तनु विलयन के लिए। तनु विलयन के लिए स्मॉल n से बड़ा क्या है, कैपिटल N। तो यानी कि हम क्या कर देंगे, इस स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह क्या कर देंगे, हम कर देंगे कैपिटल N। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर कैपिटल N। अब देखिए, अब हम अपने सूत्र में लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। देखिए बस हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पे की सूत्र लिख दिया और तनु विलयन के लिए हमने बोला था, तो स्मॉल n से बड़ा है क्या है, कैपिटल N। तो इसलिए n प्लस कैपिटल N की जगह क्या आ गया, कैपिटल N। तो देखिए यहाँ पे आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस स्मॉल n और कैपिटल N की जगह क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं P0 माइनस PS बराबर अपॉन P0। इस स्मॉल n की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन m। और देखिए इस कैपिटल N की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W अपॉन m। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0, ये क्या चला जाएगा, ये W के साथ चला जाएगा कैपिटल M, और हमारा स्मॉल m चला जाएगा स्मॉल w के साथ। यानी कि हमारा सूत्र निकल कर आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ये हमारा राउल्ट का सूत्र निकल कर आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखते हैं कि P0 क्या है, P0 हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्या है हमारा P0 हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और PS क्या है, PS विलयन का वाष्प दाब है। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो देखिए फ्रेंड्स, राउल्ट का नियम क्या बोलता था हमारा, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समानुपाती किसके, विलय के मोल अंश के। तो देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब तनु विलयन के लिए लिखते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे तनु विलयन के लिए लिखेंगे, तो स्मॉल n से बड़ा क्या है, कैपिटल N। तो यानी कि n स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल N। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन m, और इसकी जगह भी W अपॉन m। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू m अपॉन W। और यहाँ पे P0 क्या है, P0 हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं।
तो देखिए राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। यह नियम किस पर लागू होता है फ्रेंड्स? तनु विलयन पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पीय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है और विद्युत अवघटों के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। और विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये थी हमारे राउल्ट के नियम की सीमाएं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है हेनरी का नियम। देखिए फ्रेंड्स, ये नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए हेनरी का नियम क्या बोलता है, हम यहाँ पे लिखते हैं हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। हेनरी का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती किसके है? गैस के दाब के। तो हेनरी का नियम क्या कहता था? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती किसके है? गैस के दाब के। अब देखिए घुली हुई गैस की मात्रा क्या थी? स्मॉल m, और समानुपाती किसके? गैस के दाब के। तो गैस का दाब क्या है? P। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई विलायक घुला है, कोई विलायक है यहाँ पे स्थिर ताप पर। यहाँ पर हम कोई गैस प्रेशर से क्या करेंगे? नीचे डालेंगे। हमने मान लिया यहाँ पे हमने O2 गैस ले ली। तो देखिए जब हमने इस गैस को प्रेशर से नीचे डाला तो क्या हो जाएगा? ये विलायक पानी में क्या होता है? घुल जाता है। यानी कि हम जितना प्रेशर से कोई गैस डालेंगे वो उतनी ही अधिक घुलेगी। यही हमारा हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसलिए घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती किसके? गैस के दाब के। स्मॉल m समानुपाती है P के। और देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो KH क्या है? KH हमारा हेनरी नियतांक है। तो हम यहाँ पे करेंगे m इज इक्वल टू KH इंटू P, जहाँ KH क्या है? KH हमारा हेनरी नियतांक है और P क्या है? P हमारा दाब है और M क्या है? M हमारी घुली गैस की मात्रा है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा हेनरी के नियम की सीमा है। तो देखिए हेनरी के नियम की क्या क्या सीमा है? यह तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है और यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। यह नियम किस पर लागू होता है? यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए बात आती है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग यानी कि उपयोग की। तो हेनरी के नियम का उपयोग क्या क्या होता है? गोताखोर द्वारा सांस लेने में, गोताखोर जो समुद्र में ऑक्सीजन गैस लेके घूमते हैं वो होता है गोताखोर द्वारा सांस लेने में, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में और फेफड़ों की क्रियाविधि में, और पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। तो ये थे हमारे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला नियम है हमारा कार्ल का नियम। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। ये सभी नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमसे 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन कम करता है। और फ्रेंड्स, आप अपना नाम, आप किस ज़िले से हैं और आपका इस बार केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा? इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्ल का नियम। कार्ल के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटक की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, कार्ल के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटक की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ बोला अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटक की मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है? लैम्डा m होती है। यहाँ बोला अनंत तनुता। तो देखिए इसलिए हम यहाँ पे करेंगे अनंत लैम्डा m, ये क्या होगी? मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघटक की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। NaCl क्या है? विद्युत अपघटक मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे? इसमें बोला है ना धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होती है। तो अनंत लैम्डा m Na प्लस प्लस लैम्डा अनंत लैम्डा m Cl माइनस, ये हमारा कार्ल का नियम कि किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटक की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता क्या होती है? योग के बराबर होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है कार्ल के नियम के अनुप्रयोग की। तो देखिए इसका उपयोग इसमें किया जाता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। कार्ल के नियम का उपयोग इसमें किया जाता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटक की मोलर चालकता
तथा अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात के वियोजन की कोटि कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किया जाता है किसी समानता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात के को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि को उससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे करेंगे सी लैम्डा एम अपॉन अनंत लैम्डा एम, क्योंकि ये वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए कि सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये क्या सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और यह अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है वियोजन की कोटि। यही हमारे कार्ल-लुईस के नियम की अनुप्रयोग है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट नियम है विद्युत अपघट्य से संबंधित फैराडे का नियम। तो देखिए फैराडे ने कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, एक तो प्रथम नियम एक द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से देख लीजिए, प्रथम नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि पदार्थ की मात्रा समानुपाती किसके, आवेश की मात्रा के। तो पदार्थ की मात्रा क्या होगी, कैपिटल W, और आवेश की मात्रा क्या होगी, कैपिटल Q। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई विलाय गुला है और इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड की 2 छड़ हैं, एक इसको बोलेंगे प्लस को एनोड और माइनस को कैथोड। और इसमें क्या है, ये पदार्थ की मात्रा को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल W से। तो इसलिए पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती है, आवेश की मात्रा के, कैपिटल W समानुपाती है कैपिटल Q के। यानी क्या आ जाएगा, Q बराबर IT, हम जानते हैं ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे W समानुपाती IT रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा Q का मान है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे ये नियतांक आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे रासायनिक तुल्यांक या रासायनिक नियतांक। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम। अब देखिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमारा अगला नियम क्या है, अगला नियम है हमारा द्वितीय नियम। तो देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि W1 समानुपाती E1 के और W2 समानुपाती E2 के। तो देखिए ये हो जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। और देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा है ना समान धारा और समान समय में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पे हमने विद्युत अपघट्य ले लिया ZnSO4 और यहाँ पे ले लिया NaCl में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्राएं क्या होती है, तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखिए E1 और E2 क्या है, तुल्यांकी भार है, और W1 और W2 क्या है, पदार्थ की मात्रा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। बस इसमें क्या आता है, इसमें लिखा है कि यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो W1 समानुपाती E1 के और W2 समानुपाती E2 के। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, जहाँ E1 और E2 क्या है, तुल्यांकी भार, और W1 और W2 क्या है, पदार्थ की मात्राएं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कार्ल-लुईस का नियम और फैराडे के नियम के। फ्रेंड्स, ये नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नियम हमसे 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन कम करता है। और फ्रेंड्स, आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं और आपका इस बार टारगेट कितना है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।